हेलो बच्चों, तो मैं मनीष करदम आपका मास्टर करदम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की एसएसटी, और एसएसटी में पढ़ने जा रहे हैं हम लोकतांत्रिक राजनीति अध्याय नंबर 1, मतलब आपका चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का भाग 1 सत्ता की साझेदारी, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पावर शेयरिंग। क्या कहते हैं? पावर शेयरिंग। तो लोकतांत्रिक राजनीति, तो लोकतंत्र का मतलब तो बच्चों आप जानते होंगे। लोकतंत्र क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता या जनता द्वारा चुने गए शासक शासन करते हैं। क्या कहलाता है? लोकतंत्र। और आपको पता होगा क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो लोकतांत्रिक राजनीति। उसका आगे का भाग हम पढ़ते हैं भाग नंबर क्लास 10th की सब्जेक्ट एसएसटी में कहाँ पढ़ते हैं? एसएसटी में। ठीक है, तो आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो लोकतांत्रिक राजनीति। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की लोकतांत्रिक राजनीति, चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? सभी देशों के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। किसी देश में तानाशाही होता है, राजतंत्र होता है, सबसे अच्छी शासन व्यवस्था क्या है आपकी? लोकतंत्र। इसका मतलब मैंने आपको बता चुका हूं पहले, एक बार और बता देता हूं आपको। एक ऐसी शासन व्यवस्था, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां जनता या जनता द्वारा चुने गए शासक शासन करते हैं। क्या कहलाता है? लोकतंत्र। तो इस पावर शेयरिंग मतलब सत्ता की साझेदारी, चैप्टर का नाम पावर शेयरिंग मतलब शक्ति का बंटवारा। कहने का मतलब अपनी शक्ति किसी दूसरे को बांट देना। क्या कहलाता है आपका? पावर शेयरिंग। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार पावर शेयरिंग होती है, किस प्रकार एक केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अपनी शक्तियों को बांटती है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे 2 देशों को। कितने देशों को पढ़ेंगे बच्चा? 2 देशों को। एक देश को पढ़ेंगे हम बेल्जियम। इसको पढ़ेंगे बेल्जियम। बेल्जियम देश की जनसंख्या हमारे भारत राज्य के एक राज्य हमारे भारत में जिसका नाम है हरियाणा, उस राज्य की जनसंख्या से भी क्या है? कम। उस राज्य की जनसंख्या से भी क्या है? कम। मतलब आधी से भी ज्यादा जनसंख्या क्या रहती है आपकी? बेल्जियम में। तो एक देश को पढ़ेंगे बेल्जियम देश को, एक देश पढ़ेंगे हम आगे इसमें श्रीलंका को। किसको पढ़ेंगे बच्चा? श्रीलंका को। तो पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे बेल्जियम को, पूरी व्यवस्था को पढ़ लेंगे। बेल्जियम में क्या व्यवस्था थी, बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी का प्रयोग किया कि नहीं किया, और किया तो किस प्रकार किया। देखिए बेल्जियम देश ने सत्ता की साझेदारी का प्रयोग किया था, मतलब अपनी शक्तियां बांट कर अपने देश को अच्छी तरीके से चलाया था। लेकिन श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं हुआ, श्रीलंका में सब कुछ उल्टा हुआ। तो पहले क्या पढ़ ले हम? बेल्जियम, उसके बाद पढ़ेंगे हम बच्चा श्रीलंका। ठीक है, तो अच्छे देखिए समझिए। तो पावर शेयरिंग सत्ता की साझेदारी, तो पहले आपको जब कभी आप पढ़ें तो पहले आपको चैप्टर का नाम है उसका अर्थ समझना है। तो सत्ता की साझेदारी कहने का मतलब केंद्र सरकार या कोई भी सरकार, किसी भी स्तर की सरकार हो, अपनी शक्तियां निचली स्तर की सरकारों को बांट देती है। तो सरकार क्या कर रही है? अपनी सत्ता, अपने शासन का क्या कर रही है? बंटवारा। क्या कर रही है? बंटवारा। अपनी शक्तियां और अन्य निचली स्तर की सरकारों को बांट रही है। इस चैप्टर का क्या है ये मतलब? ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं आपका बेल्जियम देश को। कैसे पढ़ेंगे? पहले बेल्जियम देश को। देखिए बेल्जियम देश की राजधानी है ब्रुसेल्स। कहाँ है? क्या राजधानी है बेल्जियम देश की? ब्रुसेल्स। बेल्जियम देश आपका पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। कहाँ पड़ता है बच्चा? यूरोप महाद्वीप में। तो बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स। क्या है बेल्जियम देश की राजधानी? ब्रुसेल्स। देखिए बेल्जियम देश 3 क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो पहले क्षेत्र का नाम था फ्लेमिश, दूसरे क्षेत्र का नाम था वेलोनिया, तीसरे क्षेत्र का नाम था बेल्जियम। तो बेल्जियम में जितनी जनसंख्या रहती थी उसकी 59%, 59% जनसंख्या फ्लेमिश एरिया में रहती थी, और वो भाषा बोलती थी डच भाषा। जनसंख्या का 40% रहती थी वेलोनिया क्षेत्र में, और वो बोलती थी फ्रेंच भाषा। और डच जनसंख्या 1% कहाँ रहती थी? बेल्जियम में, वो क्या बोलती थी? जर्मन भाषा। तो आप देखिए सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जा रही है? डच भाषा 59%। कहाँ बोली जा रही है? फ्लेमिश एरिया में। 40% फ्रेंच भाषा बोली जा रही है। कहाँ बोली जा रही है? बेलोनिया क्षेत्र में। 1% जर्मन भाषा बोली जा रही है। कहाँ बोली जा रही है? बेल्जियम क्षेत्र में। देखिए एक होता है बहुसंख्यक और एक होता है अल्पसंख्यक। कहने का मतलब देश की कुल जनसंख्या में जो संख्या अधिक है उसे बोलेंगे हम बहुसंख्यक। क्या बोलेंगे? बहुसंख्यक। और देश की जनसंख्या में जिसकी संख्या कम है उसे हम क्या बोलेंगे? अल्पसंख्यक। क्या बोलेंगे बच्चा?
अल्पसंख्यक। आया समझ में इतना आपको? तो देश की कुल जनसंख्या में जिसकी संख्या अधिक है उसे बहुसंख्यक, देश की कुल जनसंख्या में जिसकी संख्या कम है उसे बोलेंगे अल्पसंख्यक। तो देखिए अल्प फ्लेमिश एरिया में 59% जनता रहती थी, मतलब जनसंख्या, जो क्या बोलती थी? डच भाषा। क्या बोलती थी? डच भाषा। तो ये कौन कहलाएंगे? आपके बहुसंख्यक। क्या कहलाएंगे? कि बेल्जियम में बहुसंख्यक कौन थे? डच भाषा बोलने वाले, जो कहाँ रहते थे? फ्लेमिश में। और बेलोनिया, देखो इसकी बात करते नहीं हम, दोनों में, इन दोनों में अंतर करते हैं, ठीक है। तो बेलोनिया में 40% जनसंख्या रहती थी जो क्या बोलती थी? फ्रेंच भाषा। क्या बोलती थी? फ्रेंच भाषा। तो इन डच भाषा के मुकाबले फ्रेंच भाषा में देखी जाए तो डच को बोला गया बहुसंख्यक और फ्रेंच भाषा को बोला गया अल्पसंख्यक, मतलब कम व्यक्तियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। आया समझ में? तो इतना हमें समझाया। देखिए बेल्जियम में ये आंकड़े थे, लेकिन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स का क्षेत्र बटा हुआ था। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स का भी क्षेत्र बटा हुआ था। उसका क्या क्षेत्र बटा हुआ था? देखिए बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच भाषा बोली जा रही थी और 20% डच भाषा बोली जा रही थी। तो देखिए यहाँ बहुसंख्यक भाषा कौन है? आपकी डच, लेकिन यहाँ बहुसंख्यक भाषा कौन है? आपकी फ्रेंच। कौन सी? फ्रेंच। यहाँ अल्पसंख्यक भाषा कौन सी है? बेल्जियम देश में देखा जाए तो बेलोनिया, और ब्रुसेल्स में देखा जाए तो अल्पसंख्यक भाषा कौन सी है? डच भाषा। तो इन क्षेत्रों में इन भाषाओं के आधार पर, इनमें जातीय बनावट के आधार पर आपसी टकराव होने लगे कि फ्रेंच भाषा लोगों को अधिक महत्व देती है, बेल्जियम भाषा डच वाले व्यक्तियों को महत्व कम देती है। ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा लोगों को अधिक ध्यान रखती है, 20% मतलब डच भाषा जो भाषा बोलते हैं उन पर कम ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार बेल्जियम में इन जातीय बनावट के कारण इनमें टकराव पैदा हो गए। डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के बीच में क्या पैदा हो गए? टकराव पैदा हो गए। तो आगे देखते हैं क्या क्या टकराव होते हैं। देखिए बच्चा, देखिए बेल्जियम में जातीय बनावट के कारण उत्पन्न समस्या, मतलब इन जातीय समीकरणों के कारण बेल्जियम में क्या समस्या उत्पन्न हुई? देखिए पहली समस्या क्या थी कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग, क्योंकि अल्पसंख्यक कौन थे? जो फ्रेंच भाषा बोल रहे थे, ये तो संख्या में कम थे, और संख्या में अधिक कौन थे? जो डच भाषा बोल रहे थे, जो कहाँ रहते थे? फ्लेमिश एरिया में। 59% डच भाषा बोलते थे वो। तो डच अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग अधिक समृद्ध और ताकतवर होते थे। यहाँ कहाँ? बेल्जियम में। कहने का मतलब जो कम संख्या थी ये अधिक समृद्ध थे और ताकतवर थे, लेकिन ये कम समृद्ध थे और कम ताकतवर थे। एक समस्या ये थी। शिक्षा और आर्थिक विकास, कहने का मतलब जो संख्या में कम थे और संख्या में कौन थे? फ्रेंच भाषा बोलने वाले जनसंख्या। तो ये शिक्षा और आर्थिक विकास में भी बहुत अच्छे थे, और लेकिन शिक्षा और आर्थिक विकास किसके पास लेट पहुंचा? अधिक समय में पहुंचा? फ्लेमिश एरिया के जो डच भाषा बोलते थे वे जनसंख्या, उनके पास शिक्षा और आर्थिक विकास बहुत देरी से पहुंचा। लेकिन सबसे पहले किसके पास पहुंच चुका था? जो अल्पसंख्यक थे। और अल्पसंख्यक कौन थे बच्चा? बेलोनिया क्षेत्र में रहने वाले फ्रेंच भाषा वाले जनसंख्या। अब हुआ क्या? 1950 से 60 के दशक में तनाव और बढ़ने लगा। कहने का मतलब 1950 से लेकर 1960 तक का जो 10 वर्षों का समय था, इन वर्षों में जर्मन भाषा, जो फ्रेंच भाषा और डच भाषा बोल रहे थे, फ्रेंच भाषा वाले कहाँ रहते थे? बेलोनिया क्षेत्र में। डच भाषा वाले कहाँ रहते थे? फ्लेमिश क्षेत्र में। तो इन दोनों के बीच में 1950-1960 के दशक में और तनाव बढ़ने लगा कि आप लोग अधिक समृद्ध हैं, ये लोग अधिक समृद्ध थे, ये कम समृद्ध थे। दोनों के बीच में क्या होने लगे? टकराव होने लगे। तो इसी टकराव को सॉल्व करने के लिए, इसी ये टकराव बेल्जियम में और ना बढ़े, इसी टकराव को मतलब हल करने के लिए, इन समस्याओं से निपटने के लिए बेल्जियम एक अच्छी व्यवस्था लेकर आती है। हम आगे देखते हैं क्या करती है बेल्जियम सरकार। देखिए बेल्जियम ने किस प्रकार समस्याओं को हल किया। तो जो समस्या थी बेल्जियम ने किस प्रकार हल किया, उन बातों पर हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या हुआ, बेल्जियम के संविधान में 1970 से 1993 तक 4 बार संविधान संशोधन कर दिया गया। कहने का मतलब 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम के संविधान में कई प्रकार के सुधार कर दिए गए। कितने सुधार कर दिए थे? 4 प्रकार के संविधान संशोधन कर दिए गए। कहाँ? बेल्जियम के संविधान में। और एक दूसरा पॉइंट समस्या, इस समस्याओं को
छुटकारा पाने के लिए एक दूसरा पॉइंट क्या था, प्रत्येक नागरिक का सम्मान बचा रही। कहने का मतलब चाहे वो फ्रेंच भाषा बोलता हो, चाहे डच भाषा बोलता हो, चाहे जर्मन भाषा बोलता हो, वो बेल्जियम में देश में रह रहा है तो उसके प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान का बराबरी का हकदार है। तो उसी सम्मान को बचाने के लिए बेल्जियम सरकार एक नवीनतम व्यवस्था लेकर आती है जिसका नाम रखा जाता है बेल्जियम मॉडल। क्या रखा जाता है? बेल्जियम मॉडल। आया बच्चा इतना समय? तो देखिए दोबारा से देखती हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग, शक्ति को बांट देना। केंद्र सरकार अपने निचले स्तर की सरकारों को शक्तियों को बांट देती है। इसको क्या कहते हैं हम, कि उसने क्या किया है, अपनी शक्तियों का बंटवारा किया। कहने का मतलब अपनी सत्ता के क्या कर दी उसने, साझेदारी। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हम दो देशों को पढ़ते हैं, एक था बेल्जियम, एक था श्रीलंका। तो पहले किसको पढ़ेंगे हम, बेल्जियम। बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता, बेल्जियम कहाँ पड़ता है आपका, यूरोप महाद्वीप में। बेल्जियम 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था, एक क्षेत्र था फ्लेमिश, दूसरा क्षेत्र था वेलोनिया, तीसरा क्षेत्र था बेल्जियम। फ्लेमिश क्षेत्र में कुल जनसंख्या का, बेल्जियम की जनसंख्या का 59% लोग रहते थे जो किस भाषा को बोलते थे, डच भाषा को। जनसंख्या बेल्जियम में जनसंख्या का 40% व्यक्ति वेलोनिया में रहते थे जो कौन सी भाषा को प्रायोरिटी देते, कौन सी भाषा बोलते थे, फ्रेंच भाषा। बेल्जियम में 1% व्यक्ति कौन सी भाषा बोलते था, जर्मन भाषा। यहाँ अल्पसंख्यक बोलने वाले फ्रेंच भाषा जो 40% थे, इन दोनों की तुलना करें तो हम इसकी तुलना नहीं कर रहे हैं। जो अल्पसंख्यक थे वो कौन थे, फ्रेंच भाषा बोलने वाले। जो बहुसंख्यक थे वो कौन थे, डच भाषा बोलने वाले। तो इन अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के कारण इनके बीच में टकराव होने लगा। देखिए बेल्जियम जातीय समीकरण अलग था। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अलग प्रकार की व्यवस्था चल रही थी। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जो 80% थे वो फ्रेंच भाषा को प्रायोरिटी देते थे, जो फ्रेंच भाषा बोलते थे, और 20% डच भाषा को बोलते थे। तो देखिए ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक भाषा बोलने वाले व्यक्ति कितने ये थे आपके बहुसंख्यक, कौन थे ये, बहुसंख्यक। ये कहाँ थे आपके बहुसंख्यक, ब्रुसेल्स में। ये कौन थे, अल्पसंख्यक। कौन थे, अल्पसंख्यक। देखिए यहाँ तो ये अल्पसंख्यक है, कहाँ, ब्रुसेल्स में। लेकिन ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम में यही डच भाषा बोलने वाले कौन थे, बहुसंख्यक। कौन थे, बहुसंख्यक। और आप देखिए ये बहुसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले ब्रुसेल्स में थे, लेकिन यही बहुसंख्यक बेल्जियम में कौन थे आपके, अल्पसंख्यक। कौन थे, अल्पसंख्यक। और अब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को मैं आपको बता चुका हूँ, आपसे पूछा जाएगा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक किसे कहते हैं। जो संख्या में कम होते हैं उन्हें अल्पसंख्यक, जो संख्या में अधिक होते हैं उन्हें बहुसंख्यक। आया इतना समझ में? तो इस जातीय बनावट के कारण इन दोनों के बीच में टकराव होने लगे। क्या होने लगे, टकराव। डच भाषा बोलने वाले फ्रेंच भाषा बोलने वाले के बीच में टकराव होने लगे। इन टकरावों को, इन समस्याओं को निपटाने के लिए बेल्जियम मॉडल आया। तो टकराव क्या कहते थे कि क्या होने लगा, जो अल्पसंख्यक थे, ये फ्रेंच भाषा जो अल्पसंख्यक थे ये अधिक समृद्ध थे, किसके मुकाबले, डच भाषा के मुकाबले। शिक्षा सबसे अधिक फ्रेंच भाषा के लोगों के पास पहुंची, डच भाषा लोगों के पास शिक्षा बहुत कम पहुंची। तो ये तनाव और बढ़ता गया। इसी तनाव को कम करने के लिए बेल्जियम सरकार ने क्या किया, 1970 से 1993 तक अपने संविधान में 4 बार बदलाव कर दिया, संविधान संशोधन कर दिया। इससे भी कुछ नहीं हुआ तो उसने क्या किया कि बेल्जियम में प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो डच भाषा बोले चाहे फ्रेंच भाषा बोले, प्रत्येक का सम्मान बचा रहे। इसको देखते हुए उसने क्या किया, एक बेल्जियम मॉडल पारित किया। क्या किया, एक बेल्जियम मॉडल पारित किया। तो बेल्जियम मॉडल पढ़ेंगे हम, क्या था बेल्जियम मॉडल। तो इतना समझ में आया, आपसे पूछा जाएगा बेल्जियम की जातीय व्यवस्था को समझाइए, तो आपको ये लिखना होगा, पूरे नंबर आपको पक्के, ठीक है। बेल्जियम में कितने प्रकार की क्षेत्रता, बेल्जियम में कितने प्रकार का क्षेत्र था, 3 प्रकार का। पहला क्वेश्चन, फ्लेमिश, वेलोनिया, बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पसंख्यक भाषा कौन सी थी, डच भाषा। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक भाषा कौन सी थी, फ्रेंच भाषा। बेल्जियम में अल्पसंख्यक भाषा फ्रेंच भाषा, बेल्जियम में बहुसंख्यक भाषा डच भाषा। आगे समय आपकी इससे परसेंट भी पूछी जा सकती है कि बेल्जियम में डच भाषा कितने परसेंट, 59%। बेल्जियम में फ्रेंच भाषा कितने, 40%। ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा कितनी, 80%। ब्रुसेल्स में 20% डच भाषा बोली जाती थी। इतना आपको समझ में आया सब कुछ। इन सारी समस्याओं को निपटने के लिए बेल्जियम सरकार क्या लेकर आई, बेल्जियम मॉडल। तो हम आगे अब क्या पढ़ेंगे बच्चा, बेल्जियम मॉडल। देखिए तो आगे बेल्जियम मॉडल उतारिए, इसको नोट कीजिए, आगे देखेंगे बेल्जियम मॉडल। देखिए बेल्जियम मॉडल आता है, बेल्जियम मॉडल पारित कर दिया जाता है कहाँ। अब हम किसकी बात कर रहे हैं पूरे चैप्टर इस पार्ट में, किसकी बात करेंगे आपकी, हम
बेल्जियम देश की। बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स। बेल्जियम कहाँ पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में। बेल्जियम कितने क्षेत्रों में बटा हुआ था? 3 क्षेत्रों में। एक का नाम फ्लेमिश, एक का नाम बेलोनिया, एक का नाम बेल्जियम। कौन? बेल्जियम स्वयं। देखिए आगे क्या देखते हैं हम, बेल्जियम मॉडल क्या था, बेल्जियम मॉडल क्या थी, बेल्जियम मॉडल की विशेषताएं। तो क्या हेडिंग डालेंगे हम? बेल्जियम मॉडल की विशेषताएं। बेल्जियम मॉडल की विशेषताएं। बेल्जियम मॉडल की विशेषताएं। बेल्जियम मॉडल की विशेषताएं। देखिए क्या क्या विशेषता हुई। देखिए फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर विशेषता थी केंद्र सरकार में। किसमें? केंद्र सरकार में। किसकी केंद्र सरकार में? बेल्जियम देश की केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार में जो फ्रेंच भाषा बोल रहे थे, फ्रेंच भाषा, और जो डच भाषा बोल रहे थे, फ्रेंच भाषा बोल रहे थे और डच भाषा बोल रहे थे, उन मंत्रियों की संख्या, उन मंत्रियों की फ्रेंच भाषा और डच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या कैसी कर दी गई? बराबर। मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी गई। ये थी पहली बात आपकी किसकी? बेल्जियम मॉडल की। तो आपसे पूछा जाएगा बेल्जियम मॉडल कहाँ पारित हुआ? बेल्जियम में। बेल्जियम मॉडल क्यों पारित हुआ? क्योंकि फ्रेंच और डच भाषा जो बोल रहे थे उसमें तनाव हो रहा था। उन तनाव, उन समस्याओं को कम करने के लिए बेल्जियम मॉडल पारित किया गया। बेल्जियम मॉडल की क्या विशेषता आती है? आपसे कुछ भी पूछा सकता है, नो टेंशन, आप मुझसे पढ़ोगे, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए, किसी से नहीं आएगा लेकिन आपसे जरूर आएगा। तो बेल्जियम मॉडल से आपसे बेल्जियम मॉडल की क्या पूछ सकता है? आपसे विशेषताएं क्या पूछ सकता है? विशेषताएं। और सारी आगे हम देखेंगे और क्या विशेषता थी इसकी। दूसरी विशेषता थी केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियां किसके साथ साझा की? अपनी शक्तियां राज्य सरकारों के साथ साझा की। राज्य सरकारों के साथ साझा की। तो पहली विशेषता क्या पढ़ी हमने? केंद्र सरकार में, बेल्जियम की सरकार में सभी मंत्रियों की संख्या, जो मंत्री थे उनमें सभी मंत्रियों में जो फ्रेंच भाषा बोल रहे थे वो मंत्री भी शामिल किए गए, और डच भाषा बोलते थे उन मंत्रियों को भी शामिल किया, जिनकी संख्या बराबर रखी, जिससे किसी प्रकार का कोई भाषा बोलने वाला मंत्री अपना बुरा ना माने। केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियां किसके साथ साझा की थी? राज्य सरकार के साथ साझा की थी। किसके साथ साझा की थी? राज्य सरकार के साथ साझा की थी। उसी प्रकार नंबर 3 मैंने बताया था आपको, जो बेल्जियम था उसकी एक राजधानी थी ब्रुसेल्स, उसकी सरकार अलग थी। उसकी सरकार क्या थी? अलग थी। तो उसमें क्या हुआ? ब्रुसेल्स में भी डच भाषा और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या कैसी कर दी गई? बराबर। मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी गई। कहने का मतलब अब बेल्जियम में ना कोई अल्पसंख्यक बचा ना बहुसंख्यक बचा। सभी मंत्रियों की संख्या केंद्र सरकार में, राज्य सरकारों में, ब्रुसेल्स की सरकार में कैसी कर दी गई? बराबर। तो हम 3 पॉइंट पढ़े हमने बेल्जियम के मॉडल की विशेषता। पहली विशेषता, केंद्र सरकार में डच भाषा बोलने वाले, फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या कैसी कर दी गई? बराबर। केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियाँ किसके साझा की थी? किसके साथ साझा की बच्चा? राज्य सरकार के साथ। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स थी, उसकी सरकार अलग थी ब्रुसेल्स की। ब्रुसेल्स में भी डच भाषा और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या कैसी कर दी गई? बराबर। क्या कर दी गई? बराबर। चौथा पॉइंट था केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अलावा बेल्जियम में एक अन्य प्रकार की सरकार का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया था सामुदायिक सरकार। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा बेल्जियम में तीसरे प्रकार की सरकार बनाएगी। बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार का गठन
किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया था, गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया सामुदायिक सरकार। क्या नाम रखा गया बच्चा, सामुदायिक सरकार, सामुदायिक सरकार, सामुदायिक सरकार। ठीक है, तो 4 पॉइंट पढ़े हमने कहाँ, बेल्जियम मॉडल की विशेषता के तहत। बेल्जियम मॉडल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार में फ्रेंच भाषा और डच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या कैसी कर दी, समान। कैसी कर दी गई, समान। केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियाँ राज्य सरकार के साथ साझा की। बेल्जियम मॉडल के तहत ब्रुसेल्स में भी डच भाषा और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या कैसी कर दी गई, बराबर। चौथा पॉइंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार बनाई गई, जिसका नाम क्या था, सामुदायिक सरकार। क्या नाम था, सामुदायिक सरकार। अब देखिए सामुदायिक सरकार का क्या काम था, सामुदायिक सरकार का काम था, सामुदायिक सरकार, सामुदायिक सरकार का काम था, सामुदायिक सरकार का काम क्या काम था, इसका काम देखिए। सामुदायिक सरकार का काम था कि शिक्षा, प्लस आर्थिक व सांस्कृतिक मामलों पर फैसला सिर्फ कौन सी सरकार ले रही थी, सामुदायिक सरकार। शिक्षा, आर्थिक व सांस्कृतिक मामलों पर सिर्फ सामुदायिक सरकार का फैसला था। सामुदायिक सरकार फैसला ले सकती है, सामुदायिक सरकार फैसला ले सकती है। तो ये थी आपकी बेल्जियम मॉडल की विशेषताएं, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। मैं समझता हूँ बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका होगा ये पॉइंट आपका बेल्जियम। तो बेल्जियम देश में इतना ही था। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे। देखिए बेल्जियम ने तो सत्ता की साझेदारी का अच्छी व्यवस्थित रूप से प्रयोग किया। इसी व्यवस्थित रूप से प्रयोग करने के कारण बेल्जियम देश में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। सभी प्रकार के व्यक्तियों ने जो डच भाषा बोल रहे थे, फ्रेंच भाषा बोल रहे थे, अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से किया। लेकिन इस सत्ता की साझेदारी का प्रयोग श्रीलंका नहीं कर पाया, जिसमें हम देखेंगे किस प्रकार की हिंसा हुई। बहुत हालत खराब हो चुकी थी किसकी, श्रीलंका की। तो एक देश ने सत्ता की साझेदारी का प्रयोग किया था, जिसका नाम था बेल्जियम, और एक देश ने सत्ता की साझेदारी का प्रयोग नहीं किया था। कहने का मतलब अपनी शक्तियां निचले स्तरीय सरकार को नहीं बांटी थी। उसका नाम क्या था, श्रीलंका। तो इतना समझ आया आपको। देखिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ बेल्जियम मॉडल क्यों लाया गया। बेल्जियम मॉडल क्यों लाया गया था आपका, क्यों, जो फ्रेंच भाषा और डच भाषा बोलने वाले व्यक्ति थे, उनके बीच में समस्या थी। उन समस्याओं को निपटाने के लिए बेल्जियम की सरकार क्या लाई थी, बेल्जियम मॉडल। तो आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाएगा गारंटी से, बेल्जियम मॉडल की क्या विशेषताएं थी। तो बेल्जियम मॉडल की क्या विशेषताएं थी, केंद्र सरकार में फ्रेंच भाषा और डच भाषा बोलने वाली मंत्री की संख्या बराबर कर दी गई। केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियां राज्य सरकार के साथ साझा की। ब्रुसेल्स में भी डच भाषा और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी गई। चौथा पॉइंट, केंद्र सरकार और सरकार के अलावा बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार बनी, जिसका नाम क्या रखा गया था, सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार का काम क्या था, शिक्षा, आर्थिक व सांस्कृतिक मामलों पर सिर्फ कौन फैसले ले सकती थी, सामुदायिक सरकार। मैं कहने का मतलब सभी स्तर की सरकारों को बराबर हक मिला, और इसी हक के कारण बेल्जियम एक व्यवस्थित रूप से चल सका। बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी का अच्छे रूप से प्रयोग किया। तो बेल्जियम की विशेषता पूछी जाएगी आपकी। बेल्जियम का जातीय समीकरण पूछा जाएगा। बेल्जियम के जातीय समीकरण को बताइए। बेल्जियम के जातीय समीकरण की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को ठीक करने, उस समस्याओं को निपटने के लिए बेल्जियम सरकार ने क्या फैसला किया, क्या निर्णय लिया। तो बेल्जियम सरकार क्या निर्णय लिया था, बेल्जियम मॉडल को पारित किया था। और बेल्जियम मॉडल जो विशेषताएं थी, इन विशेषताओं को लागू किया, और बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का पूर्ण रूप से प्रयोग हुआ, और बेल्जियम एक अच्छे देश के रूप में चलता रहा बिना हिंसा के कारण। तो इतना समय आया आपको, ठीक है बच्चों। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे श्रीलंका को, क्या हुआ था श्रीलंका में, श्रीलंका किस प्रकार सत्ता की साझेदारी का प्रयोग नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, लोकतांत्रिक राजनीति, सिविक्स, चैप्टर नंबर 1, सत्ता की साझेदारी, जो आपका पार्ट नंबर होता है आज यहाँ समाप्त। तो अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चा, ठीक है बच्चों। तो अगले पार्ट में मिलते हैं हम आगे, आपको आप नोट कर सकते हो आप इसको।